नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का दावा सरकार करती है, लेकिन सरकार के लिए मुसीबत तब उत्पन्न हो जाती है जब अपने सहयोगी ही शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दें। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। नहीं, अच्छी चीज है बंद होना, लेकिन अगर बंद नहीं हो रहा और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है तो अगर पदाधिकारी पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर आपको इस पर से कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का यही वो बयान है जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस महागठबंधन सरकार की साझेदार है। ऐसे में प्रशासन की मिलीभगत से शराब की बिक्री प्रदेश में होने का जो गंभीर आरोप अजीत शर्मा लगा रहे हैं, उसने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक बार फिर सुनिए अजीत शर्मा का ये बयान। इसलिए मांझी जी जो कह रहे हैं कि 100-200 ग्राम पीना वाले को छोड़ देना चाहिए, मेरा तो ये कहना जब शराब आएगा, खेप आएगा तो लोग को लालच होगा तो पिएगा। कमजोरी होती है इंसान की। तो सर शराबबंदी कैसे सफल होगी जब आपके अधिकारी हैं, आपकी सरकार है, जब आपके अधिकारी ही शराब पी रहे हैं तो फिर कैसे ये सफल होगी? शराब वो पी रहे मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मिली भगत से ही शराब की नहीं है। अच्छी चीज है बंद होना, लेकिन अगर बंद नहीं हो रहा और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है तो अगर पदाधिकारी पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर आपको इस पर से समीक्षा फिर से करनी चाहिए। पहले जीतन राम मांझी और फिर शुक्रवार को ही कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास ने भी शराबबंदी की मंशा पर सवाल उठा चुकी हैं। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सजा होती है तो उससे भी वो बचे। कहाँ कहाँ आप रोक लगाइएगा? माफिया हर जगह सक्रिय है। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो उस पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन शराबबंदी के बाद लगभग कितने लोगों की जान चली गई और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। शराबबंदी को लेकर अपनों की तीर ने महागठबंधन के नेताओं को जहां असहज कर दिया है, वहीं विपक्ष को भी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। नीतीश कुमार जी ने कभी रेवेन्यू की चिंता नहीं की, बल्कि समाज सुधार की चिंता की। उनकी सोच का नतीजा है कि इतने सकारात्मक परिणाम आज दिख रहे हैं। तो शराबबंदी कानून अगर टूटता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस कानून को ही समाप्त कर दिया जाए। कुछ लोग अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। यह नीतीश कुमार जी की सोच है, उनका दृढ़ निश्चय है और बिहार में आगे भी पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। हर स्तर पर सरकार कार्रवाई कर रही है और शराबबंदी के बाद बिहार में हमारी मां बहनें, बिहार के आम आवाम काफी खुश हैं। और ये बात सभी को याद रखना चाहिए कि हम लोगों ने शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए और आपके महागठबंधन के अंदर क्या इसको चालू करना चाहते हैं या शराबबंदी को बंद करना चाहते हैं? वैसे भी तो इस शराबबंदी से शराबबंदी तो हुआ नहीं है। लोगों का जरूर प्राण बंदी हो गया है, सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों अपराधी पैदा हो गए। तो आप स्पष्ट करें कि शराबबंदी बंद करेंगे। जाहिर तौर पर बिहार में शराबबंदी को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उसने सत्ता पक्ष को असहज कर दिया है। आरजेडी ने कभी खुलकर शराबबंदी कानून का विरोध नहीं किया है। ऐसे में मांझी और फिर कांग्रेस के तेवर ने सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून की फिर से समीक्षा करेंगे? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। हम तो अब जात पर जैसे ही विचार करेंगे और उनको अच्छा तरह से जैसे जिताने की कोशिश करेंगे। वोट किसको दीजिएगा? जात वाला को दीजिएगा कि कोई और को दीजिएगा? विकास देख के।
मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा वोटरों की संख्या करीब 25 से 30 हजार है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार कुशवाहा समाज क्या करेगा। हम तो अब जात पर जैसे ही विचार करेंगे और उनको अच्छा तरह से जैसे जिताने की कोशिश करेंगे। वोट किसको दीजिएगा? जात वाला को दीजिएगा कि कोई और को दीजिएगा? विकास देख के जात चलेगा कि विकास चलेगा कि कोई और मुद्दा चलेगा? विकास का सबसे पहला आती है। मुजफ्फरपुर का कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र। कुढ़नी में 5 दिसंबर को उपचुनाव है, जहां 3,11,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नए विधायक का चुनाव करेंगे। इसमें वैश्य वोटर 55,000, भूमिहार वोटर 32,000, कुशवाहा जाति के वोटर 35,000, मल्लाह वोटर 31,000, यादव वोटर 25,000, राजपूत वोटर 25,000, जबकि मुस्लिम वोटर 30,000 और कुर्मी 10,000, वहीं अति पिछड़ा और SC/ST मिलाकर 60,000 वोट है। मतलब कुढ़नी में कुशवाहा समाज का वोट वैश्य समाज के बाद सबसे ज्यादा यानी 35,000 के करीब है। महागठबंधन ने कुशवाहा जाति के मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है। आज हम देखेंगे कि कुढ़नी के वोटर क्या सोचते हैं। कुशवाहा समाज के लोग जाति देखकर वोट करेंगे या उनके लिए विकास और क्षेत्र की समस्याएं बड़ा मुद्दा है। जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के कुशवाहा किन को वोट देंगे? अभी हम कुशवाहा बहुल अमरख गांव में और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम इस समाज के लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ लगता है। एक बार फिर से कुशवाहा के मनोज कुशवाहा उतरे हैं, तो इस बार क्या करेंगे? जात देख के कि विकास देख के? सब विकास जात दोनों देखल जाए। हाँ, इससे पहले केदार गुप्ता भी थे, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार क्या स्थिति होगी? इनके होते यार। हाँ, जात देखना है कि विकास देखना है? जाते देखे के हो जाते देखना है। हाँ? देखे के ऊपर जो है जात विकास का चर्चा नहीं होगा क्या? अरे जो समय आएगा वो अपने बुझा जाएगा। हाँ, अपने समय अभी सोचे हैं कि नहीं? वो हम सब सोच रहे हैं। सब बुजुर्ग लोग हैं, तमाम लोग, क्या होगा? जात वाला चलेगा कि विकास चलेगा कि चलेगा? हम लोग जात पात नहीं देखते। देखिए, यहाँ पे कोई भी पार्टी तो जातीय समीकरण ही देख के ज्यादातर टिकट देती है। कुशवाहा बहुल क्षेत्र कुढ़नी रहा भी है और 3 बार विधायक भी मनोज कुशवाहा बने हैं और कुशवाहा का वोट कहीं न कहीं जीत में मायने रखता है। इस बार हम लोगों का एक ही मांग है, जो भी हो कुढ़नी का बेटा हो। और मनोज कुशवाहा बहुत बढ़िया काम कर रहे थे 10 सालों से और मंत्री के पद पे भी रह चुके थे और इस बार हम लोगों का पूरा झुकाव मनोज कुशवाहा की तरफ ही है। 39 पंचायत में सबसे तो अच्छा है जरूर, लेकिन इनको मनोमोहल बहुत बढ़ चुका है। किनका? मनोज कुशवाहा। जात और विकास दोनों ही मुद्दा चलेगा कुढ़नी में और इस बार हमारे मनोज कुशवाहा 20+ वोट से लीड करेंगे। हम लोग विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। कहा जाता है कि बिहार में चुनाव जातिगत आधार पर ही होते हैं। शायद यही वजह है कि बिहार जातिगत राजनीति के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाया। लोग जातिगत लड़ाई में लगे रहे और विकास का मुद्दा पीछे छूटता गया। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। कुढ़नी उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। तमाम पार्टियां जातीय समीकरण को देखते हुए प्रत्याशी का नाम फाइनल कर रही है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार वोटरों की संख्या करीब 30,000 है। ऐसे में भूमिहार किसे अपना वोट देंगे? क्या बोचहां की कहानी दोहराएंगे या भाजपा की नैया पार लगाएंगे? मुजफ्फरपुर के भूमिहार बहुल क्षेत्र महंत मनियारी से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट देखिए। समीकरण भी देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में कहीं ना कहीं कई जाति जो है वह निर्णायक भूमिका में होती है, जिसमें भूमिहार भी अहम है। और ऐसे में भूमिहार समाज के लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार जो कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है, भूमिहार समाज किसको वोट करने जा रहा है? भूमिहार समाज तो हमेशा निर्णायक रहा है और खास करके भूमिहार को तो भूमिहार ने कभी वोट दिया ही नहीं। अन्य को ही दे करके ये किंग मेकर का काम करता है। अभी फिलहाल चुनाव में हम लोग बीजेपी के साथ थे और अभी भी बीजेपी के ही साथ हैं। क्या कुछ लगता है इस बार कुढ़नी उपचुनाव में क्या कुछ होगा? भूमिहार समाज किधर जाएगा? भूमिहार समाज बीजेपी की तरफ जाएगा। बीजेपी की तरफ, चाहे कोई कैंडिडेट हो। और इससे पहले जेडीयू के साथ बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय आप लोगों ने जेडीयू कैंडिडेट को जिताया था और ऐसे में वही जेडीयू कैंडिडेट इस बार राजद के साथ है। तो राजद को हम लोग वोट नहीं देंगे। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर क्या स्थिति लगती है? भाजपा आएगी।
भाजपा आएगी, भूमिहार किधर जाएगा? भूमिहार भाजपा की तरफ है। बोचहा में भूमिहार जो है वह राजद के साथ मिल रही थी, वो कुछ दिखाया भी गया था भूमिहारों की तरफ से, जो जरूरी कदम था और वो होना ही चाहिए था, और बार बार झटका ऐसा देना जरूरी था। ऐसा कुढ़नी में नहीं होगा, दुराया नहीं जाएगा। जाति की राजनीति बहुत हो रही है, सभी जाति अपने अपने प्रत्याशी को, कोई जाति हो, सब लोग जाति से नहीं चलना, भाजपा ही पार्टी होना। भाजपा, भूमिहार का भरोसा भाजपा। बोचहा की स्थिति यहाँ पे होगी या फिर कुढ़नी की? नहीं, यहाँ का अलग होगा कि से भूमिहार एकदम भिड़ा हुआ है भाजपा पर भिड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कुढ़नी उपचुनाव में बोचहा वाली स्थिति नहीं होगी, ऐसी बातें सामने आ रही है, क्योंकि बोचहा में जिस तरीके से देखा गया था कि भूमिहारों ने राजद को समर्थन कर दिया था और एक संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन कुढ़नी के भूमिहार जो हैं वह सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस बार जो है वह भाजपा के साथ खड़े हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। रोहतास के अकोड़ी गोला में एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की जनसभा हुई। मिलन समारोह में कई नेताओं ने एलजेपी की सदस्यता भी ली। चिराग ने महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, यही वजह है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। चिराग ने कहा कि कुढ़नी में भी उनकी पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी। आरा में 9 दिनों में 9 हत्याएं हुई। ऐसा लग रहा है कि हर जिला एक दूसरे से कंपटीशन में है कि हत्या में हम आगे कि तुम आगे। मजाक बना के रख दिया है कानून व्यवस्था का बिहार के प्रशासन ने, और मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार इसीलिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के। सिवान में पत्रकारों के सवाल पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी झल्ला गए और माइक निकालकर वहां से निकल गए। जब उनसे पूछा गया कि बिहार में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो थोड़ी नाराजगी से उन्होंने कहा कि पहले लोकसभा का चुनाव है जिसमें बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी है। गोपालगंज मोकामा उपचुनाव के नतीजों और कुढ़नी उपचुनाव पर भी कुछ बोलने से बचते नजर आए। आएगा तब मालूम पड़ेगा आपको। अभी तो 3 साल देर है। अरे अभी तो लोकसभा चुनाव ना होगा पहले। ये कहा जा रहा है कि प्रशांत सुनो यार ना, लोकसभा चुनाव हो रहा है ना, तो लोकसभा ना पहले होगा। तो लोकसभा में चेहरे होंगे नरेंद्र मोदी, और जब जीत जाएंगे लोकसभा तो उसके बाद आएगा तो आपको नाम बता दिया जाएगा। बेतिया में जन सुराज का पहला जिला अधिवेशन हुआ, जिसमें राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में 2887 वोटरों में से 2808 लोगों ने मतदान किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं बल्कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है। लोग पूछता कि क्या सपना बा? सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो बहुत छोटा सपना है। सपना ये है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा देखें। अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, तमिलनाडु से लोग बिहार में आकर काम करें, तब मानेंगे कि बिहार विकसित हुआ। बेतिया में जनसुराज के पहले अधिवेशन में दल बनाने के पक्ष में लोगों ने वोटिंग की, लेकिन अधिवेशन के दौरान उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब मंच से नुनिया समाज के एक वक्ता भाषण दे रहे थे और तभी सभा में बैठे कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद भाषण के बीच में ही रोक देना पड़ा। कुछ लोग मंच से जाति और धर्म की बात करने से नाराज हो गए। हेलो नालंदा में बेटी को जन्म देना एक महिला को महंगा पड़ गया। ससुराल की दहलीज पर आकर महिला घर का दरवाजा खोलने की विनती करती रही, इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोगों का दिल नहीं पसीजा। महिला का नाम प्रियंका कुमारी है, जो बेटी को जन्म देने के बाद ससुराल आई थी। घंटों बीत जाने के बाद भी घर का दरवाजा नहीं खुला और महिला घर के बाहर ही इंतजार करती रही।
यहाँ पे जब से हम शादी करके आए हैं ये लोग हमको कोई भी चीज़ नहीं देते थे, हमेशा कहते थे मायके वाले से ही मांगो, और परिवार से बात भी करने नहीं देते थे। अब कोई परिवार से नहीं बात करना है तो सिर्फ माँ बाप से भी मेरे सामने करो। अभी जब हम प्रेग्नेंट हुए तो बोली कि हम खर्चा नहीं उठाएंगे, जाओ बाप के पास, तो वहाँ गए, बेटी हुई तो बोलती अब हम नहीं रखें। हम सोचे पहुँचा देते हैं तो आए तो 9 बजे से हम केवाड़ी खोला रहे, अभी तक केवाड़ी खोल दिए। ऊपर से बोल दी, ऊपर से बोले कि कौन है नहीं पहचानते हैं, और उसके बाद आके केवाड़ी लगा ली। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। गंडक नदी के दियारा इलाके में ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ड्रोन से मिली सूचना के बाद टीम ने शराब की 5 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। करीब 8000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है। साथ ही शराब बनाने वाले सामान को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि शराब के धंधेबाज मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। छापेमारी की कार्रवाई बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा गांव में की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जिद छोड़ने की अपील की है। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी से राजस्व का नुकसान हो रहा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में नौकरी बांटी जा रही है, लेकिन वेतन कहां से देंगे। कितना हमारा वो सब बेचारा जो अपना रोजी रोटी चलाता है वो सब जेल के अंदर बंद है, और आप कहें बड़का भारी कल्याण हो रहा है। अरे जरा अपना जिद छोड़िए, बिहार में बहुत काम, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा उस पर दिमाग लगाइए श्रीमान जी। इसी तारी कैसे बंद हो और फलना कैसे बंद हो, इससे काम चलने को है। सिवान में एक महिला कर्मचारी के घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वहां की, जिसमें आप देखकर समझ पाएंगे कि कैसे यहां पर घुसखोरी चल रही थी। तस्वीर में देखिए साफ दिख रहा है कि व्यक्ति महिला कर्मचारी को रुपए दे रहा है। ये वीडियो सहनपुरा सीओ ऑफिस का बताया जा रहा है और महिला सीओ ऑफिस की कर्मचारी बताई जा रही हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अभी पीएम किसान वाला साइड चलेगा तो ठीक है, मेरे पास किन्हीं को करना है। बेगूसराय में अपराधियों ने दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी को गोली मार दी, जिसकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि कुछ अपराधी दुकान में लूट की नीयत से पहुंचे थे और इसी दौरान कर्मचारी को गोली मार दी और दहशत फैलाकर फरार हो गए। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के कपसिया चौक के पास की है। पीएम नरेंद्र मोदी पटना के शिक्षाविद नमिता हालदार की किताबों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नमिता को पत्र भेजा है और उनकी किताबों की तारीफ की है। शिक्षाविद नमिता हालदार 76 साल की उम्र में भी नई पीढ़ी और हर हिंदुस्तानियों तक को स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता की मिसाल पहुंचाना चाहती हैं। उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और उनकी वीर गाथा पर कई किताबें लिखी हैं। नमिता पीएम को किताब की प्रति भेजी थी, जिसके जवाब में पीएम ने पत्र लिखा है। नमिता हालदार काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। नमिता हालदार को पीएम मोदी का पत्र मिला है। पत्र में पीएम ने इनकी लिखी गई पुस्तकों का जिक्र करते हुए इनकी जमकर तारीफ की है। जानकारी दे दूं कि नमिता हालदार एक शिक्षाविद हैं जो अवकाश प्राप्त होने के बाद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स, उनकी जीवनी और उनकी वीर गाथा पर कई किताबें लिख डाली, जिसकी एक प्रति इन्होंने पीएम मोदी को ही भेजा था और उसके बाद इनको जवाब में पत्र आया है। कितनी खुशी हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री ने आपको जवाब भेजा है और आपकी तारीफ। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री से मुझे पत्र प्राप्त हुआ, इसके लिए बेहद खुशी है। खुशी तो होगी ही, क्योंकि मैं भी स्वाधीनता सेनानियों के जीवन से जुड़ी कहानियाँ लिखना चाहती हूँ
पढ़ना चाहती हूँ और इसका प्रसार एवं प्रचार भी करना चाहती हूँ। कौन कौन सी किताबें आपने लिखी है और पीएम को कौन सा किताब? मैंने 4 किताबें लिखी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और खुदीराम बोस एवं त्रिधारा। इसमें से मैंने प्रधानमंत्री जी को खुदीराम बोस और नेताजी की किताब भेजी थी। इतना गर्व महसूस हो रहा है, आपको उम्मीद थी कि आपने जो प्रति भेजी उसके जवाब में आपको पीएम पत्र? उम्मीद या विश्वास तो थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि नरेंद्र मोदी जी कॉमन मैन की बात सुनते हैं। मैं तो एक आम आदमी हूँ और मेरी बात न केवल उन्होंने सुनी, इतनी सुंदर तरीके से चिट्ठी जो है उन्होंने भेजी। नमिता हालदार जी, और निश्चित रूप से हर बिहारी को आज फक्र महसूस हो रहा है। नमिता हालदार जिस तरह से आज 76 वर्ष की उम्र में भी इस पड़ाव पर भी पहुंचने के बाद किताब लिख रही हैं और उन शहीदों को एक तरह से अपने शब्दों से सलाम कर रही हैं। देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी ने जो पत्र लिखा है उसमें किस तरह से तारीफ गढ़े गए हैं नमिता हालदार के किताबों पर, और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि ऐसे अनेक मिसालों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का ये काम कर रही है। और देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया है। निश्चित रूप से हर हिंदुस्तानी आज उन शहीदों को याद करे, फक्र करे, उनकी वीरता को नहीं भूले, इसको लेकर नमिता हालदार कोशिश में हैं और अभी भी किताब लिख रही हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।